वहां पे जो महिलाओं से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे जो कि पैसा जरूरत नहीं है, मेरे के इज्जत जरूरी है। तो अब ये चीज एक अलग चीजें बात हो गई थी, एक अलग लेवल पे चला गया हुआ था मामला। तो अब वहां से ये चीजें रिवाइव कर देना, जो हम 1500 रुपया दे रहे हैं और 1500 रुपया में बेरोजगारी भत्ता दे रहा लेकिन हूं, पश्चिम बंगाल में जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको तो साइलेंट वोटर कहा जा रहा था, उनको लेकर विश्लेषक कुछ भी बोलने से बच रहे थे, निर्णायक भूमिका में और निर्णायक मानी जा रही थी। उनका रुझान क्या कह रहा है? क्या बीजेपी उनका विश्वास जीतने में कामयाब दिखी है? लग तो रहा है अभी तक का जो चल रहा है, लेकिन अभी अब ईवीएम खुलने दीजिए, अभी तक तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कुछ कहना, किसी नतीजे पे पहुंचना। अभी ईवीएम की जब तक अभी 12-1 बजे तक तो ज्यादा समय नहीं है, अभी अभी 11 बजने वाला है, लगभग 11। 1-1.5 घंटे में बहुत चीजें के लिए सामने आ जाएगी जो क्या वस्तुस्थिति बन रही है। नहीं वाजपेयी जी, क्योंकि अब झालमुड़ी की बात ना हो, झालमुड़ी की बात तो पूरे चुनाव में होती आई है, तो जब ईवीएम खुलेगी तो झालमुड़ी किसको मिर्ची लगने वाली है, किसको जो है तीखी लगने वाली है, क्या देखते हैं आप? अभी तक के जो रुझान में तो लग रहा है जो कि अब वो वही नहीं, मछली का कांटा भी फंस गया था, तो ये भी हो गया जो मछली का कांटा भी फंस चुका है। झालमुड़ी का झाल तो अलग है, मछली का कांटा भी फंस गया है गले में। बिल्कुल बिल्कुल। और हालांकि ये देखिए वो तस्वीर भी सामने आ गई जब प्रधानमंत्री उस दुकान पर पहुंचे थे और झालमुड़ी बनाने के लिए कहा था, और एक वो डायलॉग भी बड़ा उनका जो उन्होंने बोला था कि भैया दिमाग नहीं खाता हूं, बिल्कुल मैं यही पूछने वाला लेता हूं। ये दिमाग खाने वाली बात जो प्रधानमंत्री ने कही थी, क्या वो इशारों में टीएमसी पर ही हमला था क्या वाजपेयी जी? वो कहीं ना, वो तो सभाओं में भी उन्होंने कह दिया था, उन्होंने तो सभाओं में भी कह दिया था जो कि खाया हूं मैं और त्रिमूल को झाल लग गया हुआ है, ज्यादा झाल लगा हुआ है। और एक सबसे बड़ी बात तो ये है जो पहली बार ऐसा हो रहा है जो कि बंगाल का पूरा कैंपेनिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी का कोई भी एक बार भी नाम नहीं लिया, सिर्फ निर्मम सरकार के नाम से। नहीं, अब तो हो सकता है कि आगे जाके शायद जीआई टैग भी मिल जाए भैया झालमुड़ी को कुछ। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुकूंगा आपको वाजपेयी जी। असम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, असम को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा तरीके से आगे, असम में बीजेपी 95 सीटों पर शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा का कह सकते हैं जादू चल गया असम में, बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा असम में पार कर लिया है, ये शुरुआती रुझान बता रहे हैं। बहुमत के लिए आपको अगर असम में सरकार बनानी है तो 64 सीट चाहिए, लेकिन बीजेपी 90 पार। तो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर असम के अंदर है, और हेमंत बिस्वा शर्मा पर एक बार फिर से असम की जनता ने उनको मौका देने की ठान ली है, ये शुरुआती रुझान बता रहे हैं। तो कांग्रेस की बात करें, सिर्फ 29 सीटों पर आगे। कांग्रेस के लिए शायद एक बार फिर से हाय तौबा कह सकते हैं असम में कि आखिर 29 सीटों पर ही क्यों शुरुआती रुझान में, क्या ऐसा हुआ क्या है? आप देखिए असम की तस्वीर है, ये असम में मतगणना बूथ केंद्र जो है वहां पे कि वहां की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। नीलू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। नीलू जी, असम बात करना जरूरी है क्योंकि असम में शायद हेमंत बिस्वा शर्मा ने कसम खा ली है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से लाएंगे, कमल फिर खिलाएंगे। देखिए आसाम का चुनाव, मैं वहां काफी घूमा था इस बीच के चुनाव में, मतदान के पहले, वो काफी दिलचस्प था इस बार जो आसाम में कहा जाता है कि अलग अलग नस्लों में, भाषाओं में, क्षेत्र में लोग बटे हुए थे हिंदू। बोडोलैंड में बोडो अलग किस्म का आंदोलन था, कार्गोलैंड में हिंदू अलग थे, जो मजदूर जो चाय बागानों में काम करते हैं उनकी अलग पहचान बनाई गई थी। इसी ढंग से होम जो है उनका अलग अपर आसाम में बनाया गया था। और मुस्लिम तो हैं ही, और मुस्लिम में जो एक बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिम है, एक असमिया मुस्लिम है, और एक बांग्लादेश से आए हुए हिंदू। तो इतने हिस्सों में बटा हुआ था कि वहां पे जीत बड़ा मुश्किल थी बीजेपी की। लेकिन इस बार जब मैं वहां था तो मुझे लगा कि ये जितने जो बांटने वाली रेखाएं हैं वो सब मिट गई हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो सभी हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने में सफल हुए। और अगर आप देख रहे हैं कि 90 से ऊपर अगर बीजेपी और असम गण परिषद जा रही है तो थोड़ा सा दर्शकों को वहां का डेमोग्राफी समझना पड़ेगा। दरअसल 126 की विधानसभा वहां पे है। वहां पे पॉपुलेशन लगभग 40% कहा था कि मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। आप सोच सकते हैं कि 40% मुस्लिम पॉपुलेशन कितना होता है जी। और पहले ये 31 सीटें ऐसी थी उसमें से पहले जिसमें सिर्फ मुस्लिम ही जीतते थे।
और 40-42 सीट ऐसी थी जो मुस्लिम तय कर रहे थे कौन जीतेगा। यानी कि सरकार बनाने के लिए 64 सीट लाने के लिए भाजपा को बहुत मुश्किल था, क्योंकि 84-85 सीटें ही थी जिसपे हिंदुओं का को कंसिडर करके वो जीत सकते थे। इस बार इलेक्शन जो है वो परिसीमन के बाद पहली बार हुआ। 2022 में वहां परिसीमन हुआ था, और परिसीमन जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वो घट के 22-23 रह गई, और वो 22-23 बाकी जो सीटें हैं, अगर आप 102-3 सीटें कहें तो वो हिंदू बहुल रह गई। और अगर जैसा ट्रेंड दिख रहा है, अगर 100 सीटों पे बीजेपी जीतती है, इसका मतलब सीधी सीधी बात यह है कि हिंदू वोटों का कंसंट्रेशन बहुत जबरदस्त हुआ है, और हिंदुओं के बीच में जितने फॉल्ट लाइंस थे जिसके आधार पर उनको विभाजित किया जाता था, वो सब खत्म हो गए। और अगर इसको आप देखें तो गुजरात के बाद ये पहला जो है पूर्वोत्तर भारत में एक हिंदुत्व का जो है वो गढ़ के रूप में स्थापित हो रहा है। और आपने देखा था हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान भी आपने सुना था। बिल्कुल, मैं ऋतिक माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं आपको। नीलू जी, इसमें एक ये सवाल भी है कि जिस तरीके की आप जो आंकड़ा दे रहे हैं कि 40% मुस्लिम बहुल वो इलाका और उसके बाद हिंदुओं को एकजुट करना, तो क्या इसमें अहम भूमिका असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा उनकी रही? क्योंकि उनके जो बयान न सिर्फ चुनावी रैलियों में, इंटरव्यूज में, और उससे पहले भी कि मैं मदरसे जो है वो नहीं रखना चाहता हूं, मैं डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता हूं, मैं इस तरीके से कार्रवाई करूंगा, लेकर भी उन्होंने एक चैनल पे भी कहा मैं तो करूंगा। मैं भाई कि सीधे बयान देना, कोई लाग लपेट नहीं, डायरेक्टली बयान देना, क्या वो एक डर खत्म करने की बात कर पाए? और जो आज वोटिंग जो रुझान दिख रहा है असम से भी कि भैया इतने बड़े पैमाने पर वहां बीजेपी को बहुमत रुझानों में मिलता हुआ तो कम से कम नजर आ रहा है, तो क्या वो उन्हीं बयानों का नतीजा है सीधा सीधा? अरे बिल्कुल है, और इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड से समझना पड़ेगा। जो असम में